गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग का आज प्रस्तावना पढ़ा जाएगा, जिसको हम प्रियम्बल या उद्देशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग इसके पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया उसको पूरा कवर कर लिए थे। ठीक है, 2 क्लासेज गए संविधान निर्माण की प्रक्रिया के, वो पूरा कवर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका या इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, तो चैप्टर का नाम सबसे पहले डालते हैं और चैप्टर का नाम होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक, और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में बोल देते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल, ठीक है बच्चों। ठीक, तो अब बच्चों यहाँ एक बात आप जानिएगा कि हमारा जो भारत का संविधान है, पहली बात तो यह कि हमारा संविधान लिखित है, और हमारे लिखित संविधान में जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, तो हमारे संविधान में प्रस्तावना शब्द का इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, हमारे संविधान में प्रस्तावना शब्द का इस्तेमाल नहीं है। क्या इस्तेमाल है फिर? उद्देशिका। ठीक है, हमारे यहाँ प्रस्तावना को क्या बोला जाता है? उद्देशिका। तो ज़्यादातर देशों में, ज़्यादातर क्या, लगभग देशों में, ठीक है, लगभग देशों में इसको प्रस्तावना ही बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग भी अक्सर प्रस्तावना शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं, परंतु भारतीय संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमको बोलना क्या है, इसको उद्देशिका। अब क्यों उद्देशिका है, क्या है, इसको अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझे कि बच्चों प्रस्तावना होता क्या है। ठीक है, क्यों संविधान में प्रस्तावना सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, प्रस्तावना जो है ये क्या करता है, जैसे आपको मान लो थोड़ी देर के लिए आप ऐसे कि पूरा संविधान, ठीक, पूरा संविधान आपको दे दिया, संविधान का किताब दे दिया जाए और कहा जाए कि ये पूरा संविधान 5 से 10 मिनट में पढ़ के बताओ। 10 मिनट का टाइम है, पढ़ लो। 15 मिनट का टाइम है, पढ़ लो, और पढ़ के बताओ, मोटे तौर पे ही बताओ कि भारत का संविधान कैसा है। तो फिर बच्चों आप बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि 500 पेज का, ठीक है, 500, 600, 700 पन्नों का अगर हमारा किताब है संविधान का, तो आप क्या लगता है 15 मिनट में पूरा 700 पेज का संविधान का किताब पढ़ लेंगे? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब मोटे तौर पे ही बताना है कि भाई चलो बता दो कि प्रस्तावना होता क्या है। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है मोटे तौर पे ही अगर बताना है, तो अब आप बच्चों क्या कर सकते हैं, प्रस्तावना को खाली पढ़ लो। ठीक है, उद्देशिका जो हमारी है इसको पढ़ लो। तो जब उद्देशिका हम पढ़ लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि मोटे तौर पे भारत का संविधान कैसा है। जैसे हम अगर सऊदी अरब देखते हैं, तो सऊदी अरब में हम देखते हैं कि वो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र बना रखा है, सऊदी अरब ने। तो क्या भारत भी इस्लामिक राष्ट्र है? अब इस बात का अगर पता करना है तो अब पढ़ो प्रस्तावना, पढ़ो फिर जो है संविधान। अब संविधान पढ़ेंगे यार, जो है कहाँ इतना टाइम है कि पूरा संविधान पढ़ के बता पाएं 15 मिनट में, वो भी। तो अब इसके लिए क्या है, आप प्रस्तावना पढ़ लो। प्रस्तावना जब पढ़ोगे तो प्रस्तावना में आपको एक शब्द मिलेगा, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, सेकुलर। तो जब ये सेकुलर शब्द मिलेगा, तो अगर आप इस शब्द का परिभाषा जान रहे हैं तो आप क्लियर हो गए कि यानी कि ये देश जो है कोई धर्म विशेष का देश नहीं है, यहाँ हर धर्म के लोगों को समान रूप से आज़ादी प्राप्त है। ठीक, तो आप बता लेंगे। दूसरी बात, हमारा देश आज अपने बाह्य मामलों में, देश के आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है कि नहीं? क्या ये ब्रिटेन की तरह, ब्रिटेन जैसे पहले गुलाम बनाया था, क्या आज भी भारत गुलाम है? अब ये भी अगर जानना है तो प्रस्तावना पढ़ लो। उसमें क्या मिलेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको हम सॉवरेनिटी बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। तो संप्रभुता शब्द जो है, अब ये क्या बता रहा है कि वो राष्ट्र जो अपने बाह्य एवं आंतरिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो। तो हम लोग पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो ओवरऑल बच्चों ये है कि आप अगर प्रस्तावना पढ़ लो और प्रस्तावना के अर्थ को समझ गए, उसके शब्दों को समझ गए, तो आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि भारत का संविधान मोटे तौर पे है कैसा, ये आप बता लोगे। ठीक, ये आप बता लोगे। ये प्रस्तावना की हमारे क्या है बच्चों, खासियत है। और हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे देश की, पूरे दुनिया की। तो अब देखो, इसको हम थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो आप देखे होंगे किताब,
किताब में आपने देखा होगा लिखा रहता है विषय सूची, कंटेंट, ठीक ना, विषय सूची लिखा रहता है। तो अब मान लो आपको बोला जाए कि अच्छा 700 पेज का ये किताब लो और बताओ कि इस किताब के अंदर हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है, क्या क्या इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, आप नहीं बता पाओगे 15 मिनट में। मगर करना क्या है, ये विषय सूची पढ़ लो, 5 मिनट बहुत है। तो अगर संविधान की हम किताब उठा रहे हैं तो पता चला विषय सूची अगर हम पढ़े तो विषय सूची में हम क्या देखेंगे, तो विषय सूची में हम लोग को दिख जाएगा पहले जो संविधान की परिभाषा वगैरह है, ठीक है, हम लोग को यहाँ ये दिख जाएगा, ठीक, भारत का संवैधानिक विकास ये दिख जाएगा। फिर हम देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ये दिख जाएगा। और फिर हम देखेंगे इसके बाद प्रस्तावना, फिर हम देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, फिर देखेंगे नागरिकता, समझ रहे हो, फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अंदर और प्रवेश करते जाएंगे तो हम लोग को मौलिक कर्तव्य, फिर संघीय कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और प्रधानमंत्री, समझ रहे हो। आगे बढ़ेंगे और तो फिर हमको संसद दिख जाएगा, कानून बनाने वाली संस्था, लोकसभा, राज्यसभा, समझ रहे हो। तो ऐसे हम क्या है, जब हम विषय सूची देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस किताब के अंदर हमको क्या मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। वैसे ही अगर आपको 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के अंदर अगर जानना है मोटे तौर पे कि किसी देश का संविधान कैसा है, तो आप बस करना क्या है कि आप पढ़ लो प्रस्तावना, आप क्या करोगे बता लोगे। हालांकि प्रस्तावना का मतलब यहीं तक नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना का मतलब बच्चों यहीं तक नहीं है, संविधान के उद्देश्य क्या हैं, संविधान के आदर्श क्या हैं, संविधान की आकांक्षाएं क्या हैं, ठीक है, संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, ये सब कुछ क्या करता है, प्रस्तावना बताता है। अब वनडे एग्जामिनेशन के आप लोग बच्चे हैं, ठीक है, और क्लास भी अमूमन में पूरा वनडे जो है जेई हो, ठीक है, या एमटीएस हो, ठीक है, या एसएससी सीजीएल हो, यूपीपी हो, एसआई हो, कोई भी वैकेंसी हो वनडे लेवल का, आईएएस पीसीएस को छोड़ के, ठीक, तो मैं उसी को टारगेट करके पढ़ा रहा हूं आपको। तो अब अगर यूपीएससी को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि क्या है संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान के आदर्शों, ठीक है, उद्देश्यों, उसके आकांक्षाओं, ठीक है, इन बातों को बताता है, संविधान के लागू होने की तिथि को बताता है, वगैरह वगैरह। अगर इसका यहाँ पे मैं आप लोगों को जिक्र कर दूंगा तो आप लोग को होने लगेंगी समस्याएं, और यहाँ आपको इस सेक्टर से क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। तो ये सैद्धांतिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सैद्धांतिक क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे समस्याएं बच्चों को ज़्यादा होंगी। तो इस वजह से मैं इस सेक्टर की चर्चा नहीं करूँगा, इस सेक्टर की चर्चा मैं नहीं करूँगा। आपको ओवरऑल क्या जानना है, ओवरऑल ये जानना है कि हमारा जो प्रस्तावना है, ठीक है, जो उद्देशिका है, ये क्या है, हमारा संविधान, ठीक है, कैसा है, संविधान के अंदर, ठीक है, क्या क्या बातें हैं, इसको बस अगर हमको मोटे तौर पे समझना है, ऊपरी तौर पे समझ लेना है, तो बस क्या है, प्रस्तावना का अध्ययन कर लो, ठीक है, बात यहीं खत्म होती है। अब एग्जामिनर हमसे इस प्रस्तावना को लेके क्वेश्चन क्या पूछता है, ये सारी बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आए और प्रस्तावना में, तो देखो बच्चों यहाँ 3 मैं यहाँ पे शब्द यूज कर रहा हूं, आधार, ठीक है, आधार यानी कि बेस, ठीक, दूसरा संविधान का स्रोत यानी सोर्सेज, और फिर हम देखें तो भाषा यानी लैंग्वेज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ बात क्या है, क्यों हम लोग अपने देश की प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं। तो उद्देशिका बच्चों इसलिए कहते हैं, आप संविधान निर्माण की प्रक्रिया में यह बात जान चुके हो कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 संविधान का ये क्या है, तीसरी बैठक का डेट है। इसी दिन संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने,
जवाहरलाल नेहरू ने। और फिर संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो कब स्वीकार कर लिया गया? तो इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। तो अब देखो था क्या कि जवाहरलाल नेहरू ने जिस भारत की संकल्पना की थी कि हमारा भारत देश ऐसा होगा, हमारे देश का संविधान इस टाइप का होगा, ठीक है। तो नेहरू जी ने जो कल्पना की थी, ठीक, तो उसी को हम देखते क्या हैं, प्रस्तावना के रूप में देखते हैं। यानी इन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे प्रस्तावना का क्या बना, आधार बना, ठीक है, आधार बना। अभी जब आप प्रस्तावना की लाइन देखोगे, ठीक, तो उस लाइन में जवाहरलाल नेहरू के बहुत से शब्द, ठीक है, समाहित हैं। कहाँ? उद्देश्य प्रस्ताव में। तो इस वजह से संविधान निर्माताओं ने हमारे इस प्रस्तावना को प्रस्तावना न कह के क्या बोला, उद्देश्य प्रस्ताव बोला, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, सॉरी, उद्देशिका बोला, ठीक है, उद्देशिका। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, हूबहू उसी रूप में प्रस्तावना हमारा तैयार होना था, ठीक है, उसी रूप में हमारा प्रस्तावना तैयार होना था। तो इस वजह से हमारे प्रस्तावना का नाम क्या पड़ा, ठीक है, तो उद्देशिका पड़ा। ठीक, यहां तक की बात क्लियर। तो क्वेश्चन अगर पूछा कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो हमारा आंसर क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। दूसरी बात, हमारा जो ये प्रस्तावना है, इसका स्रोत, यानी कि प्रस्तावना का ये जो सिद्धांत है, ये हमने कहां से सीखा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। स्रोत क्या है, यूएस से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर बात करें हम लोग प्रस्तावना की भाषा, तो अब यही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो भाषा की बजाय भाषा को, ठीक है, वो समझ लेते हैं स्रोत, भाषा को वो समझ लेते हैं स्रोत। अब क्या पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा का, ठीक है, स्रोत क्या है, तो भाषा का स्रोत तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। परंतु ये बात अगर बच्चे नहीं जान रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आंसर लगा देते हैं यूएसए को, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि हो जाता है गलत, ठीक है। तो ये तीन बात आपको यहाँ पे पता चली। ठीक, अब थोड़ा सा इससे हम लोग आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े। तो अब देखो बच्चों, हो गया बातें यहाँ पे, चल राइट, नीति निदेशक तत्व, डीपीएस यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, और फिर यहां देता है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या, संविधान की आत्मा कहते हैं। किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया और बोला कि निम्नलिखित में किसे संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक, तो क्लियर है बच्चों, आत्मा किसे कहते हैं, हम उद्देशिका को, यानी प्रस्तावना को। ठीक, परंतु अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, अगर ऑप्शन ये हो और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है, तो अब उन्होंने आत्मा किसको कहा है, तो उन्होंने आत्मा कहा है फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट में पूरे फंडामेंटल राइट को नहीं बोला, परंतु ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर यही होगा। ठीक, परंतु अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट भी ऑप्शन में है, और एक ऑप्शन मान लो बच्चों यहाँ ये दे दिया आर्टिकल 32, ठीक ना, आर्टिकल 32। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा आंसर, आर्टिकल 32, यानी कि क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है, क्या बताया है, संविधान की हृदय एवं आत्मा। सतर्क रहना, व्यक्ति का नाम ले रहा है, भीमराव अंबेडकर का नाम ले रहा है, और कह रहा है कि किसे संविधान की आत्मा कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 नहीं है, 32 तो फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट। 32 नहीं लिखा है, फंडामेंटल राइट नहीं लिखा है, तो आपको तीसरा कंडीशन भी बता दो, क्या लिखा रहेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब देखो व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले ये बात लिख दें कि उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान की
संविधान की आत्मा आत्मा कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। यहां तक बात क्लियर? अच्छा ठीक। फिर देखो, अब एक व्यक्ति का नाम आएगा। अब नाम क्या है? ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। अब ये ठाकुरदास भार्गव कौन है? को क्या बोला है? संविधान की आत्मा। किसने? डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक, तो अब ये भी ध्यान रखना, व्यक्ति के अकॉर्डिंग बात करें कि प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो हमारा आंसर क्या हो रहा है बच्चों? हमारा आंसर हो जा रहा है डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। ठीक, आगे बढ़ें। अब इसमें आ जाएगा मैटर परिचय पत्र का। परिचय पत्र का कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? ठीक है, तो अब प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एन पालकीवाला। ठीक है, तो एन पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को क्या बोला है? संविधान का परिचय पत्र। ठीक है, परिचय पत्र। तो इस बात को भी यहां लिखते हैं। नाम क्या होगा? एन पालकीवाला। एन पालकीवाला ये क्या कह रहे हैं? ये संविधान का परिचय पत्र। तो प्रस्तावना को इन्होंने क्या बोला? संविधान का परिचय पत्र बोला। ठीक है, अब देखो, एक देश की राजनीतिक देश की राजनीतिक जन्मपत्री। ठीक है, जन्मपत्री किसने बोला है? ठीक है, तो राजनीतिक जन्मपत्री किसने बोला है? तो के एम मुंशी। इनका नाम आप लोग पहले सुन चुके हो। ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कहाँ सुना है आप लोगों ने? आप लोगों ने इसको सुना है प्रारूप समिति में। ठीक है, जो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, उस 7 सदस्य में ये भी सम्मिलित हैं के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, तो यहां तक की बात हम लोगों ने देखा बच्चों। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे न्यायाधीश राजेंद्र गड़कर की। ठीक है, राजेंद्र गड़कर की। तो इनका नाम बच्चों यहां पे लिखते हैं। ठीक है, तो इनका भी कथन बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी। ठीक है, प्रस्तावना को इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है संविधान की कुंजी। कुंजी यानी कि कोई एक कमरा है, उस कमरे के अंदर जो है बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। अगर उसको प्राप्त करना है तो भाई दरवाजा खोलना पड़ेगा, और दरवाजे पे क्या है? ताला लगा हुआ है, और ताला खुलेगा किससे? चाबी से। यानी आपके हाथ में अगर चाबी आ गया तो पूरे कमरे के अंदर की चीजें आपके पास क्या हुई? आ गई। तो उसी तरह गडकर साहब ने, ठीक है, क्या बोला कि अगर आपको जो है प्रस्तावना का ज्ञान हो गया तो आपको संविधान का ज्ञान हो गया। इसी वजह से इन्होंने क्या बोला? संविधान की कुंजी बोला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो बच्चों तो ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की बात हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब कुछ आसान बातों में आते हैं। हालांकि अभी ये सब बातें जो मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, ठीक है, ये सब बात जो मैंने बताया, इसमें बच्चों देखो, डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव का कथन और ये कथन, ठीक है, ये बच्चे ज़्यादा जानते हैं। परंतु इसके बाद के जो 3 कथन हैं, ये थोड़े से बच्चों के लिए टफ हो जाते हैं, विशेष रूप से ये वाला। ठीक ना,
ये और ये। आपको पूरा जो है यानी कि 5 कथन यहाँ पे दिखे हैं, पांचों को आपको तैयार रखना है, ठीक। और ये ध्यान रखना जब हम आएंगे कहाँ, फंडामेंटल राइट में, तो फंडामेंटल राइट में मैं बताऊंगा क्या कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है, वहां हम इस बात को लिख पाएंगे। आप अभी से ये बात दिमाग में रखो, वहां मैं लिख पाऊंगा, बात ठीक है, ठीक है। चलो अब फिर देखते हैं। तो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन कर देगा, एग्जामिनर क्वेश्चन ये कर देगा कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, इनमें से कौन शब्द, ठीक है, नहीं है, ये शामिल नहीं है, यानी कि 3 नए शब्द जो जोड़े गए, कौन शब्द ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है। तो अब देखो यहां मैंने लिखा 3 नए शब्द, तो समाजवादी, समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और अखंडता, इंटीग्रिटी, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये 3 शब्द दिखे। अब देखो यही बस क्या करेगा, चौथा कोई एक शब्द, लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र। क्वेश्चन क्या पूछ लिया, क्वेश्चन यहां पे ये हो गया, जो 3 नए शब्द प्रस्तावना में, एक बात और जानना, मैंने बता रखा है कि हमारा जो संसद है, ठीक ना, हमारा जो संसद है विधि बनाने के साथ साथ ये और भी क्या काम करेगा, संविधान में संशोधन भी करता है। तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ, तो अब संशोधन हुआ है, ठीक है, 3 नए शब्द आए हैं, तो याद रखना इसके कोई ना कोई क्रम होंगे, कोई ना कोई वर्ष होंगे, मैंने बता रखा है, ठीक है। तो कोई ना कोई क्रम, कोई ना कोई वर्ष। तो अब पूछेगा यहाँ पे प्रस्तावना में ये जो 3 नए शब्द जोड़े गए, ये किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो रहा है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, 1976। तो 1976 में ये 3 नए शब्द आए। अब ये जो 42वां संशोधन हुआ था बच्चों, ठीक है, 42वां जो संशोधन हुआ था, तो ये संशोधन किया किसने था, तो ये देखो कमेटी है स्वर्ण सिंह, ठीक ना, स्वर्ण सिंह समिति जो है, इसी ने 42वां संविधान संशोधन किया हुआ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अक्सर हम लोग स्वर्ण सिंह का नाम लेते कब हैं, स्वर्ण सिंह का नाम हम लोग तब लेते हैं जब हम लोग को फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताना होता है, मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये भारतीय संविधान में था नहीं, यानी भारत के मूल संविधान में नहीं था, संविधान का संशोधन करके इसको संविधान में शामिल किया गया, ठीक। तो अब पूछता है किस कमेटी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की रचना की गई थी, तो वहां इनका नाम लिया जाता है सरदार स्वर्ण सिंह का। परंतु याद रखना बच्चों, ये जो पूरा 42वां संविधान संशोधन हुआ है वर्ष 1976 में, ये किसके किसके अधीन हुआ है, तो सरदार स्वर्ण सिंह। तो अगर कभी कमेटी से क्वेश्चन पूछ लिया कि किस कमेटी ने प्रस्तावना में 3 नए शब्द शामिल किए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो याद रखना आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होता है स्वर्ण सिंह, ठीक ना, स्वर्ण सिंह। क्या में संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्लियर इतनी बातें बच्चों, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे इससे आगे, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। चलो नया पेज लेते हैं, ठीक। तो अब जो है इतनी बात हो गई। अब बच्चों देखो, हाँ बच्चों, एक बीच में मैं थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन बच्चों ये है, हम लोग का जो जीएस का क्लास होगा वो अब एक नए चैनल पे होगा, जनरल स्टडीज बाय सिविल सर्विसेज, ठीक ना, सिविल टेक, ठीक ना, सिविल टेक। तो सर ने अभी आके बताया है कि सर अब सारी जो क्लासेज होंगी जनरल स्टडीज बाय सिविल टेक पे होंगी, ठीक है। तो अब बच्चों
आगे से जो भी आपको क्लासेज मिलेंगी वो आपको कहाँ मिलेगा, जनरल स्टडीज, ठीक है, बाई सिविल टेक, ठीक है, सिविल टेक। वहाँ पे आपको अब जीएस की यानी नॉन टेक की सारी क्लासेज अब उपलब्ध कराई जाएंगी और वहाँ पे और भी आपके लिए बहुत कुछ किया जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा कि उस चैनल पे हम लोग हालांकि इस पे पहले ही बात कर रहे थे और देखिए आज जो है अनाउंस हो गया और वहाँ पे नॉन टेक के सेक्टर में काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य होंगे और आपको काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी और जो एग्ज़ाम आएंगे उस एग्ज़ाम को भी ध्यान में रख के बहुत कुछ उस पर डाला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आपका अब जो क्लास होगा आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो जनरल स्टडीज बाई सिविल टेक, ठीक है। चैनल को आप लोग ध्यान में रखिए और जो यहाँ पे वीडियो अभी पढ़ चुके हैं, करीब करीब 12-13 वीडियो जो पढ़ चुके हैं, वो वीडियो भी कहाँ वहाँ जो नया चैनल है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब जो है सारी क्लासेस आपको वहीं देखनी है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने क्लास में आगे। अब आगे देखें बच्चों, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सरदार सरोवर सिंह समिति, ठीक है, इन्होंने क्या किया, संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब अगला क्वेश्चन कि हमारे प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखोगे हमारी प्रस्तावना में अब तक 3 बार, और सॉरी 3 शब्द है ना, ठीक है, अब तक हमारी प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन, ठीक ना, केवल 1 बार संशोधन हुआ है, ठीक है, केवल 1 बार, 1 बार संशोधन हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन, ठीक है, और जो संशोधन हुआ उसके द्वारा 3 नए शब्द शामिल किए गए, सारा डिटेल मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसमें आगे बढ़ें। अब हम लोग आते हैं थोड़ा प्रस्तावना का जो लाइन है। अब बच्चों लाइन को अगर देखो मैं पूरा लिखता, ठीक है, पूरा मैं लिखता तो समस्या हो जाती। अब समस्या क्या हो जाती, समस्या ये हो जाता कि आप बोर हो जाते। जैसा कि मैं पॉइंट्स ही लिखता हूँ तो उसमें ही आप लोग कहते सर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लिखा मत करिए, उसको कम लिखा करिए, शॉर्ट में लिख के आगे बढ़ जाया करिए, कंटेंट कम हो जाता है। इस वजह से मैंने क्या किया है, यहाँ पे पीपीटी के तौर पे यहाँ पे प्रस्तावना को मैंने ले लिया है, ठीक। अब बच्चों प्रस्तावना में कुछ बातों को जरा समझो, कुछ बातों को, जैसे हम देखें भारत का संविधान और यहाँ दिख रहा है उद्देशिका, ठीक है। यहाँ देखो वर्ड यूज हुआ है, वर्ड यूज हुआ है उद्देशिका, उद्देशिका, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, ये काफी इस पे मोटा चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। उद्देशिका, अब उद्देशिका में बच्चों देखो यहां हम देख रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं, ठीक। ये हमारा संविधान का प्रस्तावना जो है इसका पूरा लाइन हो गया, ठीक है, पूरा लाइन हो गया, ठीक है। अच्छा अब एग्जामिनर बच्चों देखो क्या करेगा, अब एग्जामिनर क्या करता है, ठीक है। चलो अब देखो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर यहाँ बच्चों हमसे कुछ शब्दों की परिभाषाएं पूछेगा, कुछ शब्दों की परिभाषाएं पूछेगा, ठीक है। तो जैसे हम परिभाषा में आ जाएं तो यहाँ हम बच्चों देख रहे हैं एक शब्द है
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मैं आपको परिभाषा उतना ही बताऊंगा जो आपके वनडे लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वनडे लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब हम भारत के लोग यहाँ से आगे बढ़ें और अंत तक आएं, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्म अर्पित करते हैं, वहां तक चीजों को समझाने के लिए है शब्द, ठीक है, वहां तक समझाने के लिए मेरे पास बातें हैं। परंतु मैंने क्या कहा, हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लेके चल रहे हैं। अब इसका जो पूरा डिटेल चाहिए, मैंने कहा ना, जो जीएस वाली क्लास स्टार्ट हो रही है, जो जीएस वाला चैनल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलेंगी, मैंने क्या बोला, वहाँ बहुत कुछ किया जाएगा आपके लिए, ठीक। और डिटेल अगर चाहिए होगा तो वहाँ आपको डिटेल मिलेगा, भयंकर डिटेल मिलेगा, बढ़िया डिटेल मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ आप देखिएगा। फिलहाल आप इसको अभी इतना ही देखें। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो अब ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है, इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता यानी कि क्या, सॉवरेनिटी। तो अब संप्रभुता की परिभाषा क्या है, ठीक है, संप्रभुता की परिभाषा क्या है, याद रखो बच्चों, संप्रभुता किसको बोलते हैं, ठीक। तो वो राष्ट्र जो अपने बाह्य एवं आंतरिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो, ठीक है, फिर सुनेंगे, वो राष्ट्र जो अपने बाह्य एवं आंतरिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो, वो किसी अन्य देश के दबाव में कोई निर्णय न लेता हो, तो ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं, संप्रभु देश बोलते हैं, ठीक है, संप्रभु देश बोलते हैं। तो अब बात करें हम कि क्या हम संप्रभु हैं, बिल्कुल संप्रभु हैं बच्चों, ठीक है, बिल्कुल संप्रभु हैं। कैसे, अब देखो, अगर हमें पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करना हुआ तो हम लोगों ने क्या किसी से पूछा, अमेरिका से पूछा या फिर फ्रांस से पूछा, रसिया से पूछा, नहीं, हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना था, हम लोगों ने किया। राफेल डील करना था, हम लोगों ने किया, समझ रहे हो। तो ये क्या है, हम बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। बात कर ले आंतरिक मामलों में, देश के अंदर, तो देश के अंदर भी क्या हम किसी के दबाव में कोई काम करते हैं, नहीं। कैसे, अब देख लो, सरकार को नोटबंदी करनी थी, तो हमारे प्रधानमंत्री क्या है, 8 बजे आते हैं और आने के बाद उनका अनाउंसमेंट होता है कि आज रात से 12 बजे रात से 500 और 1000 रुपये के सारे नोट क्या हैं, बंद किए जा रहे हैं, ठीक है। तो नोटबंदी किया तो क्या किसी के दबाव में जाके किया था, नहीं। राजनीतिक बात करने के लिए बच्चों बहुत सारी बातें हैं, समझ रहे हो, कि क्या हुआ, क्या नहीं, सही था कि गलत था, ठीक है। तो वो हम लोग पॉलिटिक्स में पहुंच जाएंगे और यहाँ हम लोग बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं, समझ रहे हो। तो पॉलिटिक्स हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को देखना है कॉन्स्टिट्यूशन, अपना इंडियन पॉलिटी देखना है, राजनीति क्या है वो नहीं देखना। तो हमने किसी के दबाव में काम किया, नहीं। फिर कोरोना का टाइम आया, कोविड-19 का टाइम आया, तो सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन लगाया। पूरी दुनिया ने पहली बार लॉकडाउन जैसी चीज़ों को जाना, हम लोगों ने पहली बार लॉकडाउन जैसा शब्द सुना, तो लॉकडाउन लगा, ठीक है। तो क्या किसी के दबाव में सरकार ने लॉकडाउन लगाया, नहीं। हमारी ज़रूरत थी लॉकडाउन लगाने की, लगाया। जब ज़रूरत थी हटाने की तो हटाया भी, फिर दोबारा ज़रूरत पड़ी फिर लगाया, फिर हटाया। तो ये क्या है, संप्रभुता का एक सटीक उदाहरण है कि हम क्या है, अपने बाह्य एवं देश के आंतरिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। बात क्लियर, ठीक। तो अब एक शब्द यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक। दूसरा देखते हैं यहाँ पे बच्चों, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष में क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि वो राष्ट्र जिसका कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, ठीक है, जिसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, बल्कि वो सभी धर्म के लोगों का समान भावना से आदर और सम्मान कर रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करें, क्या हमारे देश का कोई विशेष धर्म नहीं है, बिल्कुल हमारे देश का कोई विशेष धर्म नहीं है। हम एक सेकुलर कंट्री हैं, पंथ निरपेक्ष देश हैं। तो पंथ निरपेक्ष मतलब क्या, यही बात मैं बता रहा हूँ कि हम किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देते, हर धर्म के लोगों को हम मान्यता देते हैं। और अभी आप परसों नरसों के तारीख में आप देखे होंगे दिनों में कि हमारे वहाँ मुहर्रम का जुलूस निकला, ठीक है, मुहर्रम का जुलूस निकला। सावन का महीना चल रहा है तो हिंदुओं का कांवड़ यात्रा निकल रहा है, समझ रहे हो, कांवड़ यात्रा निकल रहा है। तो अब देखो,
ये हर धर्म के लोगों को आज़ादी है तभी ऐसा हो पा रहा है। अगर हमारे वहाँ स्कूलों में छुट्टियाँ होती हैं होली, दशहरा, दिवाली की, तो मुस्लिमों के लिए छुट्टियाँ ईद और बकरीद की भी होती हैं, ठीक है। सिखों के लिए भी छुट्टियाँ, ठीक है। अब तेग बहादुर जयंती वगैरह मनाया जाता है, होती हैं। ईसाई जो हैं क्रिसमस डे, उनके लिए भी छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है। मंदिर है तो मस्जिद भी है, चर्च है, गुरुद्वारा भी है। तो ये क्या उदाहरण है, ये बच्चों ये बात हमको बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि हम एक पंथ निरपेक्ष देश हैं। सऊदी अरब क्या है, सऊदी अरब को अगर देखें तो वो अपने आप को क्या बोलता है, वो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र बोलता है। यानी कि हम लोग जिस तरह से यहाँ पे अपने धर्म को लेके पूरी तरह आज़ाद हैं, अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पे पूरी तरह आज़ाद हैं, ताजिया निकाल रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, हर धर्म के लोग, ठीक। तो वहाँ पे क्या सऊदी अरब में ऐसा होता होगा? नहीं। सरकार अगर इजाज़त वहाँ की दे रही है तो आप कर लीजिए, नहीं देगी, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर रखा है, ठीक। तीसरी बात देखें, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, लोकतंत्रात्मक। अब लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्र मतलब क्या? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या जनतंत्र। अब ये डेमोक्रेसी जो है, अब इसका मतलब क्या है? तो बच्चों देखो, देश का मुखिया, ठीक है, देश का मुखिया, यहां देख लो, देश का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये क्या होगा? चुन कर आएगा, जनता द्वारा क्या होगा? निर्वाचित होगा। यानी हमारे वहां राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, ठीक, ये लोग जो है, ये लोग क्या होगा, जब भी अपने पद पर आसीन होंगे उन्हें जनता आसीन करेगी, ठीक है, जनता बैठाएगी। तो अब प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो अब हम देखें, जवाहरलाल नेहरू खुद हुए या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी? ये लोग क्या है, अपने पद को कैसे प्राप्त किए? चुनाव लड़ के प्राप्त किया है। और हम बात करें वर्तमान अपने प्रधानमंत्री की, वर्तमान राष्ट्रपति की, द्रौपदी मुर्मू और माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो दोनों लोग, ये लोग क्या, ये लोग भाई चुनाव लड़के ही पद प्राप्त किए हैं, ठीक है, चुनाव लड़के। तो ऐसा देश जहां का मुखिया जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन कर आए, ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, लोकतांत्रिक देश बोलते हैं, ठीक। यहां तक बात क्लियर। गणराज्य शब्द को देखो बच्चों, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब यह है कि हमारे वहां जो देश का मुखिया होगा वो क्या होगा? वो वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि वो वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि वंशानुगत का मतलब क्या होता है? राजा का जो बेटा है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, यानी कि बेटे के बेटे के बेटे क्या होंगे? वो राजा बनेंगे। हमारे वहाँ देखो ये सिस्टम नहीं है। अगर राजेंद्र प्रसाद बन गए राष्ट्रपति तो अब उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे ही आज राष्ट्रपति हैं क्या? नहीं। तो यानी कि क्या, हमारे वहाँ पे जो देश का संवैधानिक प्रमुख है और जो देश का वास्तविक प्रमुख है, ये दोनों लोग क्या है? वंशानुगत नहीं है, ये जनता द्वारा क्या है? चुन के आ रहे हैं। तो यही होता है बच्चों गणराज्य, ठीक है, कि देश का मुखिया वंशानुगत नहीं होगा। जबकि यही हम देखें बच्चों ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में देखो, ब्रिटेन में क्या सिस्टम है? ब्रिटेन में भी एक संवैधानिक प्रमुख है। ये सब बच्चों मैं अगर ब्रिटेन का बता रहा हूं तो आप याद रखना कि इसका यहाँ पे जरूरत है, ठीक ना, आपसे पूछा जाएगा तब मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको यहाँ पे चर्चा नहीं करता। संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, वहां पे संवैधानिक प्रमुख कौन है बच्चों? तो वहां पे संवैधानिक प्रमुख है सम्राट। भारत में कौन है? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री। तो अब देखो ब्रिटेन की स्थिति देखिए, वहां पे संवैधानिक प्रमुख सम्राट और वास्तविक प्रमुख वहां पे कौन है? प्रधानमंत्री। तो देखो वहां पे क्या है, वहां पे जो देश का संवैधानिक प्रमुख है वो क्या है? वो वंशानुगत है, ठीक ना, वो वंशानुगत है। वहां पे राजा के बेटे के बेटे के बेटे ही आज क्या है? राजा है। परंतु हमारे वहां देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। तो चाहे संवैधानिक प्रमुख हो चाहे
वास्तविक प्रमुख, ठीक है, ये वंशानुगत नहीं होंगे, यही होता है गणराज्य। तो हम क्या है, गणराज्य। अब बच्चों यहाँ के बाद अब मैंने कहा कि यहां से हम बात करें, ठीक है, आगे पूरा समाजवादी से लगाए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सब कुछ यहां से बच्चों क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे। परंतु वो क्वेश्चन कहाँ बनेगा, वो क्वेश्चन यूपीएससी में बनेगा। यहाँ वनडे एग्जामिनेशन में यहाँ क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। जो कुछ क्वेश्चन अभी और बनने वाला है, इनको लेके मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, आप ये तैयार रखो इतना, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल आपको जो चैनल स्टार्ट हो रहा है हम लोग का, उस पर आपको दिया जाएगा, यानी कि उस पर भी यूपीएससी की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ सारा नॉलेज प्राप्त हो गया है, आपको लगता है कि पूरी तरह अब आप इस चैप्टर में सेफ हो, तो फिर यूपीएससी की जो क्लास होगी उसको जाके आप देखना, ठीक है। तो अब पूरा यहाँ से स्टार्ट करके जहाँ खत्म होगा वहाँ तक की बातों को मैं समझाऊंगा, ठीक है, वहाँ तक की बातों को समझाऊंगा। तो हम लोग एक एक बात ये जानते हैं कि वनडे एग्जामिनेशन में हमको किस लेवल तक जाना है, और अगर हम उस लेवल को पार करते हैं तो बच्चा जो है फिर वहाँ पे कंफ्यूज होने लगेगा, और उसको जो काम लायक चीज़ें देनी थी वो तो मैंने दिया, परंतु वो उसके दिमाग में फीड नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो भटक जाएगा। इस वजह से आप कितना आपको चाहिए वो हम लोगों पे छोड़ दीजिए, ठीक। अब देखो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अब यहाँ बच्चों क्वेश्चन क्या बनेगा, उससे पहले यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख ले, हम भारत के लोग। अब ये भी देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम भारत के लोग, ये जो वाक्य है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। तो हम भारत के लोग, हमने इसको कहाँ से लिया है, इस शब्द को, इस वाक्य को, तो संयुक्त राष्ट्र संघ। तो लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, यूएनओ, यहाँ से हमने इसको क्या किया है, अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अब देखो यहाँ पे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनने जा रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा हाँ, अब आंसर बोर्ड पे है, आंसर बोर्ड पे है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाऊं तो आप अपने मन में सोच लो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप पॉज कर दो वीडियो, और वीडियो पॉज करने के बाद अब आप यहाँ पे आंसर अपना सोचो क्या होगा, और इसको देखने के बाद आप मन में आंसर सोच लेना कि हाँ ये होगा, और फिर देखो मैं आंसर क्या बता रहा हूँ, ठीक। चलो बताते हैं आंसर फिर। तो यहाँ पे बच्चों देखो, न्याय की बात करें तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की। अब अपना आंसर चेक करो कि क्या आंसर आपका सही है या नहीं। नहीं सही है तो ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। अगर सही है तो किस बेस पे बताए, इस चीज को जरा जानने की जरूरत है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे हम देखें, आंसर बोर्ड पे ही है, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, 3। कौन कौन सा, देखो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। अब इसके बाद अगर पूछेंगे, अब आप लोग आंसर बता लोगे, ठीक। अब बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात। अब आंसर क्या है, डी। कैसे, देखो विचार, कॉमा लगा है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो कितने प्रकार के
स्वतंत्रता की बात किया, 5 टाइप के स्वतंत्रता की बात कर रहा है, ठीक है। अब बात करें कितने प्रकार के समानता की बात कर रहा है, समता यानी समानता, इक्वालिटी, तो आंसर मिल गया प्रतिष्ठा और अवसर। समानता की बात किया है तो आंसर क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया 2, ठीक है 2। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, इस बात को भी हम लोग को बच्चों ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब इससे हम लोग निकलते हैं बाहर, ठीक है, अब इससे निकलते हैं बाहर। अब सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय को देखें, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। तो हम बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में बात करें तो 2 केस देखेंगे, और 2 केस कौन होंगे, तो यहां देखो एक केस होगा बेरुबारी संघ, बेरुबारी बनाम भारत संघ, बेरुबारी बनाम भारत संघ, बेरुबारी बनाम भारत संघ, ठीक। अब ये बेरुबारी बनाम भारत संघ है क्या, ठीक। तो बेरुबारी संघ का, ठीक है, बेरुबारी बनाम भारत संघ का सुप्रीम कोर्ट में केस आया, और जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो ये मैटर आया कि प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है या नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। अगर संविधान का अंग नहीं माना जाएगा तो बच्चों याद रखना, संशोधन पार्लियामेंट कहाँ कर पाती है, पार्लियामेंट संविधान में संशोधन करती है। तो अगर प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या पार्लियामेंट उसमें संशोधन कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो ये बेरुबारी का जो केस था जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। अब ये बच्चों चलता रहा, ठीक है, अब ये चलता रहा कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग नहीं है, चलता रहा, ठीक। फिर क्या होता है, अब सुनो, फिर जो है एक आएगा केस, बेहद फेमस केस रहा वो, ठीक है, बेहद फेमस केस रहा, उस केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब ये केस आया सुप्रीम कोर्ट में, तो जब ये केस आया तो फिर देखो सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदला, अपने निर्णय को बदला, और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, ठीक है। तो प्रस्तावना को क्या हुआ, संविधान का अंग माना गया, किस केस में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। तो ये दोनों केसेस जो है वनडे में भी बच्चों पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, विशेष रूप से जेई और एसएससी सीजीएल वहां तो पूछ लिया जाता है। और तीसरा जो एग्जाम है एसआई या यूपीपी जो है वहां भी पूछे जाते हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं तो कोर्ट कचहरी आपको तो देखना है परमानेंट,
ठीक है। लॉ वगैरह जो है आपको हमेशा उसका जानकारी होना चाहिए। आप खुद जो है पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं तो पता चलता है हाँ किस धारा में गिरफ्तार कर रहे हैं, तो फला धारा, ठीक है। तो ये सब बातें पता होनी चाहिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीपी एसआई वालों के लिए भी। अब यहाँ पे एक बात याद रखना बच्चों, क्या कि क्या याद रखना, देखो कोर्ट का बच्चों बनता है बेंच, ठीक ना, कोर्ट का बनता है बेंच, ठीक। तो क्वेश्चन बनता है कि किस केस में सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, ठीक ना, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी बेंच बैठी। तो सबसे बड़ी बेंच किस में बैठा था बच्चों, तो ये जो 13 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस है, इसमें 13 न्यायाधीश, ठीक ना, 13 न्यायाधीशों की बच्चों बेंच बनी थी, ठीक है। तो 13 न्यायाधीशों की बेंच बनी है, और ये अभी वर्तमान 2023 तक की बात कर ले तो अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है, ठीक है। ये अभी तक की क्या है, सबसे बड़ी बेंच है न्यायाधीशों की। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक। तो अब बच्चों हम लोगों का ये चैप्टर होता है खत्म, और मैंने आप लोग को बताया है कि एसएससी सीजीएल, जेई, एसआई, यूपीपी, वीडियो, लेखपाल, ठीक है, कोई पेपर आप दे रहे हैं, हर वो पेपर जिसमें जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपका जो क्लास चल रहा है जीएस की, ठीक है, वो पर्याप्त है, ठीक है, वो पर्याप्त है। उसके बाहर जाने के चांसेस जो है क्वेश्चन वो बहुत ही कम है, ठीक है, 5% या 2%, इसके बाहर जाने के चांसेस कम। तो आप जो है क्लास को देखो, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। कुछ वीडियो के पीडीएफ जो हैं वो आपको मिल चुके हैं, और अब पीडीएफ बाकी तैयार हो रहा है, वो पीडीएफ भी आपको ऐप्स पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, ऐप्स पे आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ क्लास को हम लोग बच्चों ओवर करते हैं, और फिर हम लोग नए चैप्टर के साथ कल हम लोग मुलाकात करेंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, ठीक।